Hello everyone. Today we will continue with chapter number 3 equality from book number 2 political theory. This is the second video lecture of this chapter. In the previous part we have discussed what is equality and equality of opportunities. So in today's lecture we are going to discuss natural and social inequalities. So what are natural and what are the social inequalities? Natural inequalities are those that emerge between people as a result their different capabilities and टैलेंट अलग अलग उनकी कैपेबिलिटीज़ और टैलेंट होते हैं तब ये जो नेचुरल इनइक्वालिटी हम उनको बोलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास के अंदर बच्चे हैं तो किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है किसी का टैलेंट जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में है कोई किसी का स्पोकन पार्ट अच्छा है कोई राइटिंग स्किल्स किसी के अंदर अच्छे हैं फाइन तो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं ये अलग अलग टैलेंट के बेस पर सो दीज आर द नेचुरल और अगर हमारे एम है वी हैव ऑप्टेड डिफरेंट डिफरेंट एम कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है कोई टीचर कोई इंजीनियर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई कुछ भी नहीं बनना चाहता तो ये हमारे पर्सनल एम है सो दीज आर द नेचुरल इनइक्वालिटीज़ जो हमने खुद जो हमें नेचुरल हैं और जिनको हमने खुद डिसाइड किया है कि हम हमारे अंदर मतलब हमें बड़े होकर क्या बनना है या फिर वो चीज़ वो स्किल्स जो हमारे अंदर पहले से ही हैं जो मैंने आपको बताए कि किसी का स्पोकन पार्ट अच्छा है कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है किसी में राइटिंग स्किल्स है किसी में रीडिंग स्किल्स हैं fine so these are the natural inequalities and these kind of inequalities are different from socially produced inequalities जो inequality society produce करती हैं उनसे बिल्कुल different हैं ये वाली जो हमारी inequalities हैं जो सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो हमारी खुद की बनाई हुई हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन इन टर्म्स ऑफ कास्ट इन टर्म्स ऑफ जेंडर अब जैसे यहाँ पे ये कार्टून आप देख रही हो इस कार्टून में जो मैन है वो क्या कह रहे हैं दैट मैन आर सुपीरियर टू वीमेन एंड इट इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी वो कहते हैं कि ये नेचुरल इनइक्वालिटी है यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती अब ये जो गर्ल है वो कहती है कि आई गेट मोर मार्क्स देन यू इन एवरी सब्जेक्ट और मैं अपनी मदर की हेल्प कराती हूँ सारे हाउस वर्क में और तो किसने बना दिया तुमको सुपीरियर व्हाट मेक्स यू सुपीरियर कौन कहता है कि तुम सुपीरियर हो और अगर तुम सुपीरियर हो तो किस चीज़ में सुपीरियर हो तुम मुझसे ठीक है ना सो दैट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ आर द सोशल इनइक्वालिटीज़ जिसको सोसाइटी बनाती है जो मैन के अंदर ये बात भर दी गई है सदियों से कि आप सुपीरियर हो विमेन से और आप उनसे ऊपर ही रहोगे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते फाइन सो यहाँ पे यही क्लियर हुआ है कि जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं दे आर द नेचुरल और सोशल जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सोसाइटी उनको बनाती है natural inequalities are considered to be the result of different characteristics and the ability with which people are born डिफरेंट डिफरेंट इनकी अब अपनी एबिलिटीज़ एंड द करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इट इज़ जनरली अज्यूम दैट नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड फाइन सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है ना ऑन द अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय सोसाइटी सर्टन सोसाइटीज़ फॉर एग्जाम्पल वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है ठीक है रादर देन उनको जो कि मैनुअल वर्क करते हैं मैनुअल वर्क यानी कि जो हमारी लेबर क्लास है और इंटेलेक्चुअल वर्क वो हो जाएगा हमारा जो हमारा ऑफिसेज में काम होता है ठीक है पेपर वर्क जो होता है तो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट की हैं ये सब इनइक्वालिटीज़ कि जो मैनुअल वर्क करेगा उसको रिवार्ड कम मिलेगा और जो इंटेलेक्चुअल वर्क करेगा दैट इज़ मोर इंटेलिजेंट और उसको वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी ओके सो इन दिस वे दे ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट रेस color gender or caste so differences of this kind reflect the value of society and some of these may certainly appear to us to be unjust ठीक है तो ये हमारी अलग अलग इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमारी सोसाइटी ने बना रखी हैं ओके अब आगे हम स्टडी करते हैं कि व्हेन सर्टन इनइक्वालिटीज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल हैव एग्जिस्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो क्या होता है कुछ ऐसी इनइक्वालिटी होती हैं जो काफ़ी टाइम तक जो कि सोशल इनइक्वालिटी होती हैं और वो हमें क्या सोशल इनइक्वालिटी हमें जस्टिसिएबल लगने लगती हैं हमें क्यों लगती हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वालिटीज़
ठीक है। जैसे कि करेक्टरिस्टिक्स दैट पीपल आर बोर्न विद कैन नॉट ईजिली चेंज, जो करेक्टरिस्टिक्स में लोगों का जन्म होता है, किसी लोअर क्लास में होता है, या फिर जैसे कि विमेन को डिस्क्राइब किया गया है एज ए वीकर सेक्स। फाइन, विमेन को एज ए वीकर सेक्स डिस्क्राइब कर दिया गया है सदियों से। तो जो ये सोशल इनइक्वालिटीज़ है ना, इन सोशल इन जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है, उनको हमने सोशल इनइक्वालिटीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया है, और हमने उनको ठीक मानना शुरू कर दिया है कि हाँ यही ठीक है, क्योंकि सदियों से बहुत लंबे टाइम तक हम एक ही टाइप की बात जो है वो सुनते आ रहे हैं कि भाई विमेन तो वीकर सेक्स है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है कदम कदम पे, एंड शी इज़ मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन द विमेन एंड नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, विमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। देयर फॉर इट वॉज फेयर दैट डिनाइंग विमेन इक्वल राइट, कि विमेन को तो इक्वल राइट मिलने ही नहीं चाहिए कि वो वीकर सेक्स है। तो अब ये तो था नेचुरल, नेचुरल बोर्न था, नेचुरल इनइक्वालिटी थी कि भाई विमेन फिजिकली डिफरेंट है मैन से। लेकिन जो सोशली इनइक्वालिटी क्रिएट की ना सोसाइटी ने, वो किस बात पे कह के क्रिएट कर दी, विमेन को एक वीकर सेक्स बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और सदियों से हम यही चीज़ सुनते आ रहे हैं। अब बार बार जब हम एक ही बात को सुनते रहेंगे तो वही चीज़ हमें ठीक लगने लग जाती है। जब हम काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही चीज़ को सुनते आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं हो रहा। ओके, सो इन द सेम वे जो दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, वो दे रखा है जो साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड क्लास 9th में आपने पढ़ा था ना, कि जो वाइट माइनॉरिटी वहाँ पे रूल करती थी अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। जो कॉलोनियल मास्टर थे ना, वो वहाँ के अफ्रीकन पीपल जो कि स्किन कलर जिनका ब्लैक था उनको लेस इंटेलिजेंट मानते थे। ठीक है, वो उनको मानते थे कि ये तो सिर्फ मैनुअल वर्क के लिए हैं, स्पोर्ट्स एंड म्यूज़िक के लिए हैं, तो इंटेलेक्चुअल वर्क इस तरह का तो ये कर ही नहीं सकते कोई भी, ऐसा माना जाता था। अब कॉलोनियल जो मास्टर थे वो इनको बैकवर्ड मानते थे। जैसे कि इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल मास्टर थे, भारत में रहते थे, हम इंडियंस को अनएजुकेटेड डर्टी कहते थे कि इनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, ये तो सिर्फ मैनुअल वर्क के लिए बने हैं। इन द सेम वे साउथ अफ्रीका के अंदर भी यही डिस्क्रिमिनेशन होता था। ओके, सो दिस बिलीफ वॉज यूज टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी, और इन्हीं चीज़ों ने स्लेवरी को जन्म दिया। ऑल दीज जो असेसमेंट है आर नाउ क्वेश्चन, अब इनके ऊपर सवाल उठता है कि क्या जितनी भी ये असेसमेंट हैं जो भी हुई हैं, क्या वो सही हैं। अब जो सोसाइटी के अंदर जो भी डिफरेंसेस रहे हैं या फिर जो भी सोशल इनइक्वालिटी रही है, वो बेसिकली किस लिए रही है, क्योंकि जो मोर पावरफुल ग्रुप था ना सोसाइटी का, हमेशा लेस पावरफुल को दबाने की कोशिश की है। राइट, उसने हमेशा लेस पावरफुल को प्रेशराइज करने की कोशिश की है। सो अनदर प्रॉब्लम विच अराइज विद द आइडिया ऑफ नेचुरल डिफरेंसेस इज दैट सम डिफरेंसेस, ओके, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो सोशल, अब यहाँ पे ये बताया गया है आपको लास्ट पैराग्राफ के अंदर कि जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रेन में है, हमारी सोच में है। लेकिन जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको बदला जा सकता है, वहाँ पे इक्वालिटी लाई जा सकती है। नेचुरल इनइक्वालिटीज़ में कैसे इक्वालिटी लाई जा सकती है? एडवांसेस इन द मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि जो हैंडीकैप्ड होती है उनको ठीक किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, एंड टेक्नोलॉजीज हैव हेल्प्ड मैनी डिसेबल people to function effectively in society, and today computers can help blind people, okay, wheelchair and the artificial lamps जो हैं can help in case of the physical disability। ये सब चीज़ें जो हैं, जो भी हमारी फिजिकल, जो हमारी नेचुरल जो भी इनइक्वालिटीज़ है उसको काफ़ी हद तक, अगर हम फिजिकल डिसेबल हैं तो उनको काफ़ी हद तक बदला जा सकता है, या फिर उस जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वल बनाया जा सकता है। वो बात अलग है कि हमारे अंदर टैलेंट ही डिफरेंट है, हम चाहते ही कुछ और हैं। लेकिन जो सोशली इनइक्वालिटीज़ है ना, उनको बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे माइंड में है, हमारी सोच में है। सदियों से हम उन चीज़ों को सुनते आ रहे हैं और उन ट्रेडिशंस को फॉलो करते आ रहे हैं। हम उनको एजुकेटेड होकर भी उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते और इक्वलिटी नहीं देते हैं। अगर कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके साथ हमेशा भेदभाव ही किया जाता है। क्यों भाई? क्यों? भगवान ने सब इंसानों को सेम बनाया है, लेकिन ये सोशल इनइक्वालिटीज़ है, रिच एंड पुअर के बीच में सोशल
इनइक्वालिटीज़ है। ओके, इनइक्वालिटीज़ इन द टर्म ऑफ जेंडर है, जेंडर के बेसिस पर आज भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे रिमोट एरिया में, जहाँ पे बॉयज़ को प्रेफरेंसेस ज़्यादा दी जाती है रादर देन द गर्ल्स। हमेशा उनकी एजुकेशन पर या फिर उनके ही जो अच्छी डाइट के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे आज एजुकेशन की कमी है, तो वो लोग आज भी बॉयज़ को प्रेफरेंसेस देते हैं। फाइन। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर लास्ट में, कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ को दैट कैन नॉट बी चेंज। ओके, बट नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को काफ़ी हद तक हमारी जो टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, कंप्यूटर्स हैं, उनकी हेल्प से इनको काफ़ी चेंज किया जा सकता है, काफ़ी हेल्प दी जा सकती है। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं स्टीफन हॉकिंस का। जो स्टीफन हॉकिंस थे वो बहुत मुश्किल से चल पाते थे और बोल पाते थे, लेकिन फिर भी स्टीफन हॉकिंस ने साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो था कंट्रीब्यूशन दिया है अपना। ये इस बात का एग्जाम्पल है कि नेचुरल इनइक्वालिटी होते हुए भी उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि हमारे अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। Okay, so finally we can say that we can reduce the natural inequalities, but we cannot reduce the social inequalities. Fine. So let's come on the next topic. Next topic is the three dimension of equality. ठीक है, अब इक्वेलिटी की जो है वो 3 डायमेंशंस हमारी हैं, वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉलिटिकल इक्वेलिटी, नंबर 2 सोशल इक्वेलिटी, एंड नंबर 3 इकोनॉमिक इक्वेलिटी। दैट 3 डायमेंशंस आर द इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? ओके, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी होती है in terms of right to vote. We can say that in democratic societies political equality would normally include granting equal citizenship to all its member in a state. ठीक है, इक्वल सिटीजनशिप होनी चाहिए, बट इक्वल सिटीजनशिप डजेंट मीन कि कोई भी रिफ्यूज़ी आए हमारी कंट्री के अंदर, कहीं से भी आ जाए, उसी को हम सिटीजनशिप दे दें। मीन्स जो हमारे कंट्री के, जो इंडिया के सिटीजन हैं, उनको इक्वलिटी के बेस पर नागरिकता मिलनी चाहिए। अभी आगे चैप्टर आएगा सिटीजनशिप, उसमें और डीपली आपको समझाया जाएगा। तो ये होती है, मतलब बेसिकली हमें पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स पॉलिटिकल राइट होनी चाहिए। और वो पॉलिटिकल राइट कौन से होते हैं? दैट आर द इक्वल सिटीजनशिप, राइट टू वोट होना चाहिए हमारे पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, मूवमेंट एंड एसोसिएशन एंड द फ्रीडम ऑफ बिलीफ होनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द राइट that are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affair of the state. ये यहाँ पे कुछ हमारे राइट्स हैं जो हमें होनी चाहिए, जो हमें क्या बनाते हैं, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंड दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वेलिटी। लेकिन क्या जो ये पॉलिटिकल इक्वेलिटी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, दैट आर ग्रांटेड इक्वली टू ऑल? भाई दीज आर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको गारंटी दे दी, इनको लॉ बना दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको मेंशन कर दिया। ठीक है, बट कंडीशन शुड बी सेम, तभी तो हम इनको कर पाएंगे। अगर एक फॉर एग्जांपल एक पुअर पीपल है, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो इस चीज़ के जो अपने पॉलिटिकल राइट है उनको यूज़ करेगा या अपने खाने के बारे में सोचेगा? उसको नहीं चाहिए राइट टू वोट, उसके लिए क्या वैल्यू है राइट टू वोट की, अगर उसके पास खाने के लिए खाना ही नहीं है? तो जो ये इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी के अंदर, ये इनइक्वालिटीज़ जब तक दूर नहीं होंगी, जब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी का बेनिफिट कॉमन सिटीजन नहीं ले पाएंगे। राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लेकर वो मतलब क्या करेगा जब उसकी पूरी फैमिली भूखी है, उसके पास रहने को घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है। तो अगर हमें ये पॉलिटिकल इक्वलिटी, वैसे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट कर दी है, ठीक है, हर एक सिटीजन को दे दिया है दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल, ठीक है, सबको ये सब तरीके के राइट मिलेंगे, फंडामेंटल राइट मिलेंगे। लेकिन फिर भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कदम कदम पे कि किस तरह से जो पावरफुल ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप को हमेशा प्रेशराइज करता है, धमकाता है, दबाता है। तो क्या ये पॉलिटिकली फ्रीडम है? ये पॉलिटिकली फ्रीडम नहीं है। हमेशा उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कदम कदम पे, क्योंकि उसके पास अपने केसेस लड़ने के लिए, लॉज का जो सहारा लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं है।
वो बिल्कुल वीक है, फिजिकली भी वीक है, और अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो भी वो वीक है। ओके, सो दैट इज़ द पॉलिटिकल इक्वेलिटी। पॉलिटिकल इक्वेलिटी को बेसिकली हम यही कहेंगे कि पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं ना, जो हमें हमारी स्टेट प्रोवाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट जो हमें देती है, सो दैट आर द पॉलिटिकल इक्वेलिटी। बट पॉलिटिकल इक्वेलिटी में कंडीशन शुड बी सेम। जब तक कंडीशन सेम नहीं है हर एक सिटीजन की, तो हम पॉलिटिकल इक्वेलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, सो सेकंड वन इज़ द सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी हमें इक्वली ट्रीट करे, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था सोशल इनइक्वालिटीज़ में, कि सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कॉमन पीपल की खुद की बनाई हुई हैं। देखो, जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है ना, और इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप, इज़ एन इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप टू परसूट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम बाकी चीज़ें नहीं ले सकते। वी कैन से दैट दीज आर द इंटरडिपेंडेंट। सोशली भी इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन सोशली इक्वलिटी कम से कम हमारे पास पॉलिटिकल इक्वलिटी है, तो हम सोशल इक्वलिटी के लिए क्लेम तो कर सकते हैं ना, कि हमें सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। एटलीस्ट हम क्लेम तो कर सकते हैं। जब तक हमारे पास अगर पॉलिटिकली ही, लीगली ही अगर हमें इक्वलिटी नहीं मिलेगी, तो हम फिर क्लेम भी नहीं कर सकते। सो इट इज़ नेसेसरी टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द सोशल एंड द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड गारंटी certain human conditions, minimum conditions of life to all the member of the society। एडुकेट हेल्थ केयर होनी चाहिए जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ गुड एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट हमें ये सब चीज़ें, हमारी स्टेट अगर हमें इक्वल गुड एजुकेशन हर एक सिटीजन को प्रोवाइड कराएगी, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएगी, तो धीरे धीरे जो सोसाइटी की इनइक्वलिटी हैं शायद कुछ हद तक दूर हो जाएं। ठीक है, सबको इक्वल बेसिस पर अगर प्रोवाइड कराई जाएंगी, और guarantee certain minimum conditions also, opportunities of good education, adequate nourishment and a minimum wages, right to work। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम निकालती रहती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करके, हमारी स्टेट करके हमें काफ़ी हद तक जो है वो सोशली इक्वल बना सकती है। अब काफ़ी सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे रिजर्वेशन दे रखी है, ये सोशल इक्वलिटी लाने के लिए तो है रिजर्वेशन, ताकि जो हमारा डिप्रेस्ड सोसाइटी है, डिप्रेस्ड क्लास है, वो इक्वलिटी पे आ जाए, उसको इक्वलिटी मिल जाए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, जो मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कि ताकि उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, एनिमिटीज़ हैं लाइफ की, जो बेसिक एनिमिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल किया जा सके। ओके, सो डिफरेंट that are exceedingly different from all the members of the society to compete on equal terms। Fine, so the customs which vary prevail in different parts of the country। कौन सा कस्टम जो है ये प्रिवेल करता है हर पार्ट ऑफ द कंट्री में। देखो, जो हमारी सोसाइटी है ना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो हमारी सोसाइटी के कस्टम्स और जो रीति रिवाज है ना, वो प्रिवेल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, विमेन फॉर इंस्टेंस मे नॉट एंजॉय इक्वल राइट इनहेरिटेंस इन द सम ग्रुप्स, और दे मे बी सोशल, उनके पास क्या है, प्रोहिबिशंस हैं रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टन काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। कदम कदम पे विमेन को रोका जाता है। तो सोशल इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा रीज़न क्या निकल के सामने आता है कि हमारे कस्टम्स जो प्रिवेल करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यही हमें कमज़ोर बनाते हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। ये हमारे कस्टम्स, रीति रिवाज जो विमेन को कदम कदम पे रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं, हमारे जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हमें डिस्करेज करते हैं फ्रॉम ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन। ओके, द स्टेट हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर। अब इन सब मैटर के अंदर स्टेट का बहुत बड़ा रोल बनता है। ओके, इट शुड मेक पॉलिसीज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट ऑफ द वीमेन इन द पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट को की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे कुछ ऐसे कानून बनाए। कौन से कानून बनाए
कि जो विमेन को जो है उसके प्रिवेंट कर सके, डिस्क्रिमिनेशन से प्रिवेंट कर सके, हरासमेंट ऑफ विमेन इन पब्लिक प्लेसेस जो आए दिन हम सुनने को मिलते हैं, और बेरोजगारी। और सोसाइटी में देखो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर एक पुअर फैमिली है और वहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, तो वहाँ के फैमिली मेम्बर क्या, अगर उनके पास एक ही बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे हैं ना, तो वो बॉय को प्रेफर करेंगे। क्यों? उनके दिमाग में ये कस्टम, ये सोच सदियों से भरी गई है कि अगर हम बॉय को पढ़ाएंगे तो वो अर्निंग सोर्स हमारे लिए बनेगा, घर में पैसे कमा के लाएगा, और जो गर्ल है उसकी शादी हो जाएगी, वो अर्निंग सोर्स दूसरों के लिए बनेगी। तो ये सोच यही बदलनी है हमें सोसाइटी की, जो कूट कूट के भरी हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो अब यहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कुछ ऐसे एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए, ठीक है, जो दे एजुकेशन और द सर्टन प्रोफेशंस टू वीमेन ऑन अदर मेजर्स, बट द सोशल ग्रुप इंडिविजुअल्स ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले राइजिंग। कुछ सोशल ग्रुप्स की भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हम अगर एजुकेटेड हैं, हमें पता है, तो हमें भी सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को स्प्रेड करना चाहिए कि कब तक ये डिस्क्रिमिनेशन चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इन सब चीज़ों के बीच पर कब तक इनइक्वालिटीज़, सोसाइटी के अंदर कितनी इनइक्वालिटीज़ बनी रहेंगी, कब ये चीज़ें दूर होंगी। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है एट द सिंपलेस्ट लेवल, we would see that the economic inequalities existed society if there are significant differences in wealth, property, income। हम देखते हैं आए दिन कि कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, इनकम में, प्रॉपर्टी में, बिटवीन द इंडिविजुअल क्लासेस। एंड वन वे ऑफ मेजरिंग डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी would be measure relative difference between the richer and the poorest group। अब हम देख सकते हैं कि अमीर और जो गरीब लोग होते हैं वो कितना ज़्यादा डिफरेंस है रिच पीपल के अंदर। अब आप, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, लग्जरी हाउसेस मिलेंगे, उनके आसपास स्लम एरियाज़ भी आपको मिलते हैं। फाइन, तो जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे तो उनके पास देखिए वो कितनी ठंड में मरते रहते हैं या फिर बहुत गर्मी में उबलते रहते हैं। जो लग्जरी हाउस है उनके पास तो एयर कंडीशन होता है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आप देखते हो, वो खाने को वेस्ट करते रहते हैं जो रिच पीपल हैं, और पुअर पीपल के पास खाना ही नहीं होता। इसी तरह से हमने स्कूल का एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो स्कूल्स होते हैं काफ़ी अच्छे एयर कंडीशन स्कूल्स हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, और उनके आसपास कोई ऐसे छोटे मोटे स्कूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे स्लम्स पढ़ते हैं, और इवन वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हमारी सोसाइटी में है। जितनी भी हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो 2% वेल्थ है, जो हमारी 98% वेल्थ है, वो 2% पीपल के पास है, ठीक है, और जो बाकी हमारी 2% वेल्थ बच गई वो बाकी के पास है। तो कितना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भारत में देखने को मिलता है। नॉट ओनली इंडिया, अदर कंट्रीज ऑल्सो। And absolute equality of wealth or income has probably never existed in the society, and most democracies today try to make equal opportunities available to people in belief that would at least give those who have talent and determination। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स बनाती है इस बेसिस पे कि जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास डिटर्मिनेशन है करने का, उनको एटलीस्ट वर्क ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मिले, ताकि वो अपने टैलेंट के बेस पे आगे आ सकें। फाइन, अब इस पेज पे आप ये कार्टून पिक्चर देख रहे हो, रेशियल इनइक्वालिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। यूएस के अंदर जो रेशियल इनइक्वालिटीज़ है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया गया, किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक और वाइट दोनों ही, मतलब मिक्स पीपल हैं यूएस के अंदर। तो कितना ज़्यादा, अब आप सोच सकते हो, जब वाइट माइनॉरिटी साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी होकर भी शासन कर लिया और इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, तो यूएस तो उनकी अपनी कंट्री है। ओके, तो यहाँ पे इस कार्टून पिक्चर में आपको यही दिखाया गया है इनइक्वालिटीज़ के बारे में। अब हम आगे स्टडी करते हैं। इनइक्वालिटीज़ विच रिमेन इफेक्टिवली अनटच ओवर जनरेशन आर मोर डेंजरस फॉर ए सोसाइटी। जो बिल्कुल अनटच रही हैं, जो हम जनरेशन टू जनरेशन जिन इक्वालिटी को फेस करते आ रहे हैं ना, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस है। इफ़ इन ए सोसाइटी
सर्टन क्लासेस ऑफ पीपल हैव इंजॉयड कंसिडरेबल वेल्थ, तो वो उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो है वो वेल्दी ही होंगी। और अगर जो पुअर सोसाइटी है, जो डिप्राइव्ड है सारी एनिमिटीज़ से, सारी फैसिलिटी से, जो झुग्गी झोपड़ियों में स्लम्स एरियाज़ में रहती हैं, ठीक है, जनरेशन जनरेशन उनकी बीत गई है एक के बाद एक, इतने सालों से वो इस चीज़ को, इनइक्वालिटीज़ को फेस करते आ रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस कॉन्सेप्ट कि उनकी लाइफ में इतनी जनरेशन बीत गई है, मतलब कोई चेंजेस आया ही नहीं है, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ओवर ए टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन गिव राइज टू, ये चीज़ें देती हैं राइज टू वॉयलेंस, वॉयलेंस को जन्म देती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होगी, और इस तरह के घरों के बच्चे फिर क्या करेंगे? पैसे लेने के लिए उनको भी चाहिए कि भाई उनके पास भी सारी फैसिलिटी हो, अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए, अच्छा घर हो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि वॉयलेंस की तरफ मुड़ जाते हैं, जो अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं ऐसे घरों के बच्चे, जो जिनकी सदियां बीत चुकी हैं, जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पे पॉवर्टी में इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जिन्होंने फेस की है। ओके, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द वेल्दी क्लासेस इट माइट प्रूव डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म सच ए सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी में रिफॉर्म्स आना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी सोच पे डिपेंड करती हैं। जैसे सोशल इनइक्वालिटीज़ है, वैसे ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ मीन्स जो लोग रिच हैं, जिनके पास पैसा है, वो कभी नहीं सोचते कि अगर वो कुछ पैसा, जिनके पास बहुत कुछ है, कि अगर वो गरीबों को भी कुछ दे देंगे या फिर कुछ इनइक्वालिटी अगर कम हो जाए, ऐसा सोचेंगे ही नहीं। वो सिर्फ यही सोचेंगे कि वो हमेशा ही हेल्दी रहें। ओके, तो अब इस इकोनॉमिक को लेकर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को लेकर दो थ्योरी हमारे सामने आती हैं, एक मार्क्सिज्म की और दूसरा लिबरलिज्म की। मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म, अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मार्क्सिज्म। जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स ने दी है। ओके, मार्क्स वॉज एन इम्पोर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर हु आर्ग्यूड दैट द रूट कॉजेज है ना ऑफ इनइक्वालिटी वॉज प्राइवेट ऑनरशिप। अब उन्होंने कहा है कि एक प्राइवेट ऑनरशिप है इसके लिए। प्राइवेट ऑनरशिप मीन्स मतलब कि जो हर एक के पास अपनी अपनी ज़मीन है, हर एक के पास अपने प्राइवेट बिजनेस हैं, यानी कि जो जितना कमा रहा है। देखो, आपने कहावत सुनी होगी, पैसे को पैसा कमाता है। अगर जिसके पास पैसा है तो वो रिचर बनता जा रहा है, गोइंग टू बी मोर रिचर एंड रिचर। ओके, एंड पुअरर आर गोइंग टू बी मोर पुअरर एंड पुअरर। तो रिच एंड जो पुअर है उनके बीच की खाई जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा है ना कि इन सब की जड़ तो क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप है। मीन्स कि प्राइवेट ऑनरशिप होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, जितने रिसोर्सेज हैं उन सब पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। और कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट, जो सोशलिज्म है वो थ्योरी अडॉप्ट करते हैं। देखो, एक ही मतलब है, मार्क्सिस्ट कह लो या सोशलिज्म कह लो। तो सोशलिज्म और मार्क्सिस्ट क्या चाहते हैं, उनकी थ्योरी क्या है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, ऑल रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिवाइडेड एंड दे शुड बी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे के सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस को कैसे रिसोर्सेज देने हैं, इक्वल रिसोर्सेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर, हमारे पास अपनी अपनी पीस ऑफ लैंड होता है और हम अपने पीस ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग उस पर अपनी एग्रीकल्चर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर सोशलिज्म होगा, ठीक है, सोशलिज्म की थ्योरी होगी, जो कार्ल मार्क्स है उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो पीस ऑफ लैंड है ना, मतलब जितनी भी लैंड ओनर्स हैं उनके पास अपनी कोई ज़मीन ना रहे, पूरी की पूरी ज़मीन किसके पास आ जाए? सारी की सारी ज़मीन गवर्नमेंट के अंडर में हो, और जो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करे, ठीक है, एज ए वर्कर, और उनको सैलरी दे। यानी कि द रिसोर्सेज, जितना भी बेनिफिट होगा दैट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। जितना बेनिफिट होगा, ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास कम पीस ऑफ लैंड है, किसी के पास ज़्यादा पीस ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे फसाद की जड़ है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, वो है प्राइवेट ऑनरशिप। प्राइवेट ऑनरशिप होनी ही नहीं चाहिए। जितनी भी कंपनी है बड़ी बड़ी, या जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी लैंड है, जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट हर एक को जॉब देगी।
तो इसमें तो अमीर और गरीब कोई रह ही नहीं जाएगा, किसी के पास किसी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा रखने का राइट ही नहीं होगा जब गवर्नमेंट सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर करेगी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है, इसी थ्योरी के बारे में बताया गया है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जो कि सोशलिज्म की भी है। अब हम बढ़ते हैं कि जो लिबरल्स हैं वो क्या चाहते हैं। लिबरल्स यानी कि कैपिटलिस्ट, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्या चाहते हैं, लिबरल्स क्या चाहते हैं, जो लिबरल्स का आइडियाज़ है वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से एक प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन होना चाहिए। भाई दे आर नॉट एग्री विद मार्क्सिज्म। वो कहते हैं पूरी तरीके से एक कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन होना चाहिए। यानी कि जिसके पास जितना टैलेंट है वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम करे और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग ही रिच एंड पुअर बने, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट ही हर एक को इक्वल सब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएगी तो लोगों के बीच में से कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई कंपटीशन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत ही नहीं करेंगे। सबको पता है कि ठीक है जितना काम हमें मिल रहा है उतना ही करेंगे, पैसे तो उतने ही मिलने हैं। तो किसी के बीच में लालसा ही नहीं होगी कि ज़्यादा अमीर बनने की, या फिर अपना टैलेंट शो करने की, या अपने आप को ज़्यादा रिफाइन करने की, ये ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड द रिवॉर्ड इन द सोसाइटी दैट शुड नॉट बी इक्वली, उसके बेसिस पे, मतलब मेरिट के बेस पर होगा सब कुछ। अपॉर्चुनिटीज़ जो दी जाएंगी, जैसे कि हमारे देश में है, जो बड़े बड़े हमारे कंपटीशन होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो फ्री एंड फेयर कंडीशंस पर बेस्ड ऑन होते हैं, जस्ट एंड इफेक्टिव एफिशिएंट वे होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड इन ए सोसाइटी। और फॉर देम एज लॉन्ग एज कंपटीशन आर फ्री एंड फाइन, इनइक्वालिटीज़ आर अनलाइकली टू बिकम। जो इनइक्वालिटीज़ है ना वो कम होती चली जाएंगी। वो कैसे कम होती चली जाएंगी इनइक्वालिटीज़? क्योंकि अब जिसके अंदर टैलेंट है उसको तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया, उसके पास पैसा भी है क्योंकि वो अपना टैलेंट प्रूव कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन की फीलिंग है। लेकिन अब जिसके पास पैसा नहीं है, जो पुअर है, हाँ गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हर एक को दे। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी ही ना दे। भाई जैसे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हर एक को मिले, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते किसी भी कास्ट क्रीड के बेसिस पे। लेकिन अब जो पुअर है, अब उसको अपने टैलेंट शो करने पड़ेंगे, उसको रिच बनने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि जो बने अपनी मेहनत के दम पे बने। ये नहीं है कि किसी के अंदर कम टैलेंट है तो उसको भी इक्वल मिल रहा है, जिसके अंदर ज़्यादा टैलेंट है उसको भी इक्वल मिल रहा है। तो ऐसा चाहते हैं लिबरल्स। फाइन। तो भारत ने जो है ना तो लिबरल्स को फॉलो किया है, ना मार्क्सिज्म को फॉलो किया है। भारत ने, इंडिया ने ऑप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी को, यानी कि कुछ सेक्टर को प्राइवेट हैंड के हाथों में रखा है और कुछ सेक्टर्स को जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, पब्लिक के में है, कुछ प्राइवेट में है। फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है कि जो लिबरल्स है ना, जो प्रिंसिपल्स ऑफ कंपटीशन इज़ द मोस्ट जस्ट एंड द सिग्निफिकेंट वे of selecting candidate for job or the admission to the educational institution, right? और जबकि जो मार्क्सिज्म है वो क्या कहता है कि पूरी तरीके से क्या होना चाहिए कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट के ही हाथ में होने चाहिए एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड। लेकिन अब यहाँ पे लिबरल्स के अंदर क्या होता है कि जो एडमिशन जो दिए जाते हैं ना, सो दैट आर कंसिडर्ड इन ए फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड सीट्स। हमारी जो है सीट लिमिटेड होती हैं, तो जैसे जैसे हम मेहनत करते जाते हैं उसके बेसिस पर हमें एडमिशन मिलते जाते हैं। मीन्स मतलब एक फीलिंग ऑफ कंपटीशन होना चाहिए, एक मेरिट बेस होना चाहिए सिलेक्शन हर चीज़ का। ऐसा चाहते हैं लिबरल्स। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को लेकर दो थ्योरी आई हैं कि भाई इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे दूर किया जाता है। एक थ्योरी लिबरल्स की है जो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको कंपटीशन के थ्रू दूर किया जा सकता है। अगर कंपटीशन की फीलिंग होगी तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरी थ्योरी हमारी कार्ल मार्क्स की है, मार्क्सिज्म। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को सब रिसोर्सेज को कंट्रोल करना चाहिए और सारे रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट के पास होंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइवेट ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी, जिससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है वो दूर हो जाएगी। फाइन। So that's all for today's lecture. Rest part of this chapter we will do in the next lecture. So thank you for being with me.